हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विजन आइज की पीटी 365 जो कि हमारी अपडेटेड क्लासरूम स्टडी मटेरियल सेकंड से। यहाँ पे हम लोग कुछ टॉपिक रिवाइज करेंगे जो कि मई और जून मंथ की आपको होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन की टॉपिक। तो यहाँ पे शॉर्ट में देखने वाले जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो ये रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी ये लेसन चल रही है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन की टॉपिक के साथ। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंडियाज़ पैलेस्तीन पॉलिसी। रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वायलेंट क्लैशेस हमें देखने को मिला इजराइल और पैलेस्तीन फैक्शंस के बीच में, और वो भी कहाँ, तो गाजा स्ट्रिप में। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। यस, दिस इज़ फाइन। तो एक ब्रीफ हिस्ट्री बताया जा रहा है कि हमारा नहीं, इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट की। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि 19th सेंचुरी से जहाँ पे नेशनलिज्म राइज हुई, उसके बाद आप देखो कि 1917 में बॉल्फोर डिक्लेरेशन हुई। तो बैल्फोर डिक्लेरेशन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये है किस चीज़ से रिलेटेड। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हुई, इट मीन्स कि ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्तीन देखने को मिला। देन यहाँ पे जब हमारी देश आज़ाद हुई तब उस समय यूनाइटेड नेशन इंटरवीन की गई। एक इजराइल और पैलेस्तीन को 2 स्टेट नेशंस का यहाँ पे दर्जा दिया गया, जिसे हम लोग भी फॉलो करते हैं। देन यहाँ पे 1941 से 45 तक आप देखो कि हेलोकॉस्ट यहाँ पे डिमांड जो था वो जूइश स्टेट के लिए इंक्रीज़ हो गया। देन यहाँ पे 1948 से यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट अरब इजराइल वॉर हुई, जिसमें कि इजराइल की जीत हुई थी। फिर इजराइल ने अपने आप को 14 मई 1948 को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया। फिर 1967 में क्या हुई कि इजराइल के द्वारा पैलेस्तीन ऑक्यूपाइड किया गया, जो कि पैलेस्तीन की लैंड कहाँ थी, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में। तो ये दोनों जगह जो है इजराइल ने यहाँ पे कब्जा कर लिया। फिर यहाँ पे आप देखो कि ओस्लो अकॉर्ड हुआ था 1993 में, जिसमें कि असैसिनेशंस देखने को मिली। इजराइल के पीएम को यहाँ पे मार दिया गया। फिर लास्टली 2000 और 2005 में से देखें यहाँ पे, तो इजराइल ने यहाँ पे गाजा को छोड़ दिया और हमास ने यहाँ पे गाजा के ऊपर कंट्रोल कर लिया। तो ये थोड़ी हिस्ट्री रही। बट यहाँ पे चलिए थोड़ा मैप लोकेशंस देख लेते हैं कि इजराइल की क्या है, क्योंकि वेस्ट एशिया हमेशा डिस्टर्बिंग एरिया है एंड वन ऑफ द फेवरेट पोर्शन। अगर आपसे मैप से क्वेश्चन पूछा जाए तो यूपीएससी के द्वारा मैप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इजराइल की अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले ध्यान रखनी है कि इजराइल इज़ नॉट अ लैंडलॉक कंट्री। ये आपकी मेडिटेरियन सी से इसकी बाउंड्री टच होती है। साथ ही साथ यहाँ पे इजिप्ट है एंड देन यहाँ पे जॉर्डन है, और फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि लेबनान है और सीरिया है। ये 4 कंट्री है जिससे कि इनकी बॉर्डर टच होती है। अगेन यहाँ पे गोलन हाइट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, और इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। तो गोलन हाइट भी आपको देखने को मिलेगा। 2 जगह जहाँ पे इजराइल ने ये कब्जा किया है, तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा इजराइल की एरिया है जो वाइट वाली एरिया है। लेकिन पैलेस्तीन जो बच के रह गया है वो पैलेस्तीन यहाँ पे गाजा स्ट्रिप में है और वेस्ट बैंक में है। ठीक है, ये 2 एरिया ही पैलेस्तीन का है। तो गाजा स्ट्रिप में जहाँ पे आप देख सकते हो कि हमास ने पूरी तरीके से यहाँ पे कंट्रोल कर रखा है। वेस्ट बैंक है, तो वेस्ट बैंक में आप देख सकते हो ये जेरूसलम भी यहीं पे। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको डेड सी देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो डेड सी है, और साथ ही साथ डेड सी जो बॉर्डर करती है वो यहाँ पे वेस्ट बैंक के साथ, इजराइल और जॉर्डन के साथ ये बॉर्डर करती है। साथ ही यहाँ पे जॉर्डन रिवर आपको देखने को मिलेगा जो कि डेड सी से होकर ये आपकी चलती है। ठीक है, एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लोकेशन सी ऑफ गैलिली जो कि आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको गोलन हाइट में ही देखने को मिलेगा। और ये जो गोलन हाइट वाला एरिया है ये इजराइल के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए मैड्रिड पीस कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा जा सकता है। तो मैड्रिड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 1991 में, जहाँ पे 2 स्टेट सॉल्यूशंस जो है उसको एग्री किया गया था। और क्या है ये 2 स्टेट सॉल्यूशन, इसके बारे में समझिए। इसका मतलब है कि इंडिपेंडेंट सॉवरेन और पैलेस्तीन स्टेट है, और उसी के जैसा इंडिपेंडेंट सॉवरेन इजराइल स्टेट है। इट मीन्स कि 2 स्टेट सॉल्यूशन है, यानी कि इन दोनों को यहाँ पे सॉवरेन और इंडिपेंडेंट स्टेट का दर्जा दे दिया गया, लेकिन दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट हो रहे हैं। फर्स्ट प्रपोजल अगर हम लोग देखें तो जूइश और अरब स्टेट की डिमांड थी कि वो इसको क्रिएट किया जाए, और ये ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्तीन के टाइम में देखने को मिला था। और यहाँ पे आपको और भी देखने को मिलेगा कि यूनाइटेड नेशन की जो पार्टीशन प्लान है फॉर पैलेस्टीन ऑफ 1947, बट इसको अरब्स के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। उसके बाद हम लोग भी यहाँ पे 2 स्टेट सॉल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया कि 2 स्टेट सॉल्यूशन किन 2 कंट्रीज़ के लिए कहा जाता है, तो ये इजराइल और पैलेस्तीन है। ठीक है, रिलीजियस सिग्निफिकेंस हम लोग जेरूसलम में देख लेते हैं। कुछ ऐसे एरिया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जेरूसलम में आप देखो कि कुछ काफ़ी पवित्र साइट्स है जो कि जुडाइज़्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के लिए है। एक तो है अल अक्सा मॉस्क जो कि वर्ल्ड की 3rd होलीएस्ट
साइट है इस्लाम की। उसके बाद है वेस्टर्न वॉल जो कि एक प्लेस है, काफ़ी सेक्रेड है ये जुडाइज्म के लिए। चर्च ऑफ हॉली सिल्कर, ये एक चर्च है जो कि ट्रेडिशनल साइट जो जेसस की है वहाँ पे बनी हुई है, तो ये क्रिश्चियनिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तीनों साइट भी आपको ध्यान रखनी है। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इंडिया यूके रिलेशन। तो इंडिया यूके वर्चुअल समिट अभी हुई है और इस समिट के दौरान रोड मैप 2030 निकल कर आया है, जिसमें कि आप देखो बायलैटरल टाइज़ की गई है कि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी पार्टनरशिप के लिए। तो क्या क्या यहाँ पे टाइज़ हुआ है, इससे तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे तो उससे क्वेश्चन ज़रूर बन सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसा खास नहीं है। नेक्स्ट आते हैं डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, समझिए कि क्या है। मोंटेनेग्रो, यहाँ पे अभी आप देखो कि डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। डेट ट्रैप एक्चुअली ये चाइना की पॉलिसी है और चाइना मेनली क्या करते हैं कि कोई भी स्टेट जो कोई भी कंट्री जो कि देखने ऐसा लगता है कि उनके इकोनॉमिक स्टेटस थोड़ी सी डिसबैलेंस हो चुकी है, तो चाइना अपना दिमाग लगाता है और उस तरीके की कंट्रीज़ को अपने चंगुल में फंसा लेता है। इट मीन्स कि इतना ज़्यादा ह्यूज लोन दे दिया जाता है चाइना के द्वारा उस कंट्री को कि वो कंट्री जो है उनकी इकोनॉमिक पोजीशन ऐसी नहीं होती है कि वो उस लोन को रीपेमेंट कर सके। तो क्या होता है, लास्टली डेट हो जाता है, कर्ज बन जाता है उस कंट्री का चाइना के लिए। तो फिर चाइना उस कंट्री को अपने हिसाब से चलाने लगता है और इसको कहते हैं डेट ट्रैप पॉलिसी चलती है। ठीक है, तो ये आप देखो कि ये पहली कंट्री नहीं है, बहुत सारी ऑलरेडी ऐसी कंट्री है जो कि चाइना की इस डेट ट्रैप में फंस चुकी है। तो सेवरल अगर कंट्रीज़ की मैं बात करूँ तो यहाँ पे लाओस, किर्गिस्तान, मालदीव्स, ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि डेट डिस्ट्रेस फेस कर रहे हैं और ये चाइना की डेट के कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में है। हमारे काफ़ी पड़ोसी देश भी है जिसमें से आपको श्रीलंका भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ चाइना के इनिशिएटिव आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा ये इनिशिएटिव भी लेके चल रहे हैं, जिसके लिए ये चाहते हैं कि पूरी कंट्री इनका, पूरा देश इनका, पूरा ग्लोबल प्लेटफॉर्म इनका साथ दे। बट इनकी देखिए सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है, मैरीटाइम सिल्क रोड है, अदर इकोनॉमिक कॉरिडोर्स भी आपको देखने को मिलेगा। तो इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा चाइना के द्वारा आप देख सकते हो कि रेलवे बनाया जा रहा है, ऑयल पाइपलाइन बनाई जा रही है, गैस पाइपलाइन बनाई जा रही है और पोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव भी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ये इनका इनिशिएटिव है जो कि पूरे वर्ल्ड को ये कनेक्ट करने की बात कर रही है और स्पेशली यहाँ पे यूरोप, एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इन सबको कनेक्ट करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है कि डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है क्या। तो यहाँ पे चीप लोन, बहुत सस्ते लोन दिए जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ये बेसिकली आप देखते हो कि जिस भी कंट्रीज़ में या फिर कोई आइलैंड है जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी है तो सबसे पहले चाइना निकल कर आता है और बहुत सस्ते दाम में वो लोन देता है और उसके बाद ये कहता है कि ठीक है, और वो लोन भी 2-3 साल के लिए नहीं, 50 साल तक के ऐसे लंबे लंबे लॉन्ग टर्म लोन्स देते हैं जिसमें कि उनके द्वारा ये कहा जाता है कि आप लोग इसको रीपेमेंट कर देना आराम से। लेकिन वो लोन सस्ता देना, इट मीन्स कि एक होता है ना कि आपको बस सस्ते का लालच देकर फंसाने जैसा होता है इनका चाइना का। क्रिएशन अगर देखें डेट टाइप डिप्लोमेसी का कहाँ से निकल कर आया, तो ये क्रिएशन आपसे प्रीलिम्स में कहीं नहीं पूछा जाएगा, ये आप देख सकते हो फॉर मेंस के लिए। अगर हम लोग ग्लोबल इनिशिएटिव देखें जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, क्योंकि बेसिकली देखिए चाइना का क्या मोटिव होता है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, लेकिन अपने अकॉर्डिंग, अपने फ़ायदे के लिए। ठीक है, दूसरे कंट्री के फ़ायदे के लिए नहीं। अगर वो श्रीलंका में अगर कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे तो वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहा है। कहीं पे भी अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, चाहे वो पोर्ट बना रहा हो, रोड बना रहे हो या फिर वो कोई भी कुछ भी बना रहे हैं, तो वो अपने फ़ायदे के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि और भी ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड आप देखो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ ब्लू डॉट नेटवर्क। तो ये इनिशिएटिव है जिसमें कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो गैदर होते हैं, चाहे वो यूएस से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, जापान से हो। तो ये एक साथ मिलकर काम करते हैं और एक सर्टिफिकेशन बॉडी जैसा जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को इंडो पैसिफिक वाले रीजन में ये यहाँ पे इवेलुएट भी करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे द्वारा इसको लाया गया है। ये एक पार्टनरशिप है नेशनल गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज प्रोग्राम का, मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक है, फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है, प्राइवेट सेक्टर्स है, नॉलेज इंस्टीट्यूशन है, जिनका एम है कि यहाँ पे ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण भी वो इंफ्रास्ट्रक्चर टूटे ना। जैसे आप देखते हो फ्लड आती है, साइक्लोन आती है, तो बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रेक डाउन हो जाते हैं, सड़कें टूट जाती है, बहुत सारे पोल्स गिर जाते हैं, डैम टूट जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हो, इसके लिए यहाँ पे कोएलिशन किया जा रहा है डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सके। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है। तो एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर आप देखो एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप है जो कि इंडिया और जापान के बीच में है। ठीक है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन
न्यू कनेक्टिविटी स्ट्रैटेजी है। तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा एक जॉइंट कम्युनिकेशन यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है, जिसमें कि यूरोप और एशिया को कनेक्ट किया जाएगा। बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर यहाँ पे आप देखो यूरोपियन यूनियन स्ट्रैटेजी है। उसके बाद ट्रांस यूरोपियन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क पॉलिसी है। इसमें क्या है कि इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो यूरोप वाइड नेटवर्क है, रेलवे लाइंस हो, रोड हो, इनलैंड वाटरवेज हो, मैरीटाइम हो, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट हो, रेल रोड टर्मिनल्स हो, तो इन सबको डेवलप की जाएगी। देन यहाँ पे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, जो कि G20 कंट्रीज़ की ये इनिशिएटिव है। दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर G20 कंट्रीज़ के मेंबर कंट्री के बारे में पूछ लिया गया था यूपीएससी के द्वारा। तो मे बी इस टाइम जो है इनकी इनिशिएटिव के बारे में पूछ लिया जाए। तो ये है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, और ये क्या होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के लिए, क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए ये यहाँ पे फाइनेंस करेंगे, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ और इमर्जिंग मार्केट में हो। देन यहाँ पे B3W पार्टनरशिप, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड ये है, और ये लॉन्च किया गया है G7 के द्वारा। तो देखिए इस तरीके से मैच दी फॉलोइंग आ सकता है आपको, क्योंकि बहुत सारे ये ग्लोबल इनिशिएटिव लाई जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, और बहुत सारे पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो इट मे बी आस्क्ड, ओके, ध्यान रखिएगा। ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर GIF जो है ये आपका G20 है, GIF इज इक्वल टू G20, और B3W इज इक्वल टू G7। तो इस तरीके से याद रखना, ये 3 है, ये 7 है, दोनों ऑड नंबर है। वट एवर द निमोनिक्स, ठीक है, आप किसी भी तरीके से अपने हिसाब से इसको याद करना है तो आप ये याद कर लीजिएगा। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में आते हैं। एक्चुअली रिसेंटली आप देखो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च जो इंस्टीट्यूट रिपोर्ट है, ये सिप्री की 2021 की रिपोर्ट है, दिस इज़ लेटेस्ट वन। तो इस रिपोर्ट के द्वारा बताया जाता है कि ओवरऑल कितने हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड आप देखो कि न्यूक्लियर वॉरहेड है, ग्लोबल मिलिट्री स्टॉक पाइल्स किया जा रहा है। तो ये रिपोर्ट है जो कि ये अंदर की बात बताते हैं। तो अगर इंडिया की न्यूक्लियर वॉरहेड देखें तो कहा जा रहा है कि इंक्रीज़ हुआ है हमारे पास, जो ये युद्ध में लड़ने वाले जितनी भी वेपन्स है वो हमारे पास है। तो कहाँ 2020 में 150 था, बट 6 यहाँ पे ऐड हो चुके हैं 2021 में। पाकिस्तान चाइना की अगर न्यूक्लियर वॉरहेड देखें तो ये भी बढ़ते जा रहा है। रशिया US के पास देखें तो ये तो ग्लोबल के 90% जो न्यूक्लियर वॉरहेड है, न्यूक्लियर वेपन्स है, वो तो रशिया और US के ही पास है। अब इन्हीं से सारे देश खरीदते भी हैं, हम भी उसी में से एक है कि नहीं। तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कहने का क्या मतलब होता है? देखिए, न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एक कानूनी तरीके से आप देखो कि एक यहाँ पे फ्रेमवर्क लाया गया, जिसके तहत ये कहा गया है ना कि एक समय था जब वर्ल्ड वॉर चलता था। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ तो सबको समझ में आया कि नहीं, देशों में यहाँ पे वेपन्स होनी चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स होनी चाहिए, जिससे कि कभी भी वॉर हो जाए तो हम लोग अपने कंट्रीज़ को एटलीस्ट सेव कर सकें। तो इस मंशा से जो है सारे जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है, अपने यहाँ ये न्यूक्लियर वॉरहेड को टेस्ट करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे, इंपोर्ट करने लगे, स्टॉक पाइल करने लगे, डेवलप करने लगे, प्रोडक्शन यानी कि स्टार्ट हो गई। तो इस तरीके से बहुत सारे देश करने लगे, और हम भी हैं, इंडिया भी है। क्यों इंडिया है, हम लोग क्यों इस तरीके के न्यूक्लियर वॉरहेड में न्यूक्लियर वेपन्स को हम लोग कलेक्ट करके रखते हैं? क्योंकि हमारे आप देखोगे ईस्ट में एक चाइना है और यहाँ पे वेस्ट में पाकिस्तान है। तो ये दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर सरदर्द बन के रह गए। तो इन सरदर्द को हम लोग को ठीक करने के लिए एक सैरेडॉन की ज़रूरत होती है, और ये सैरेडॉन हम लोग तभी रख पाएंगे जब हम लोग के पास न्यूक्लियर वेपन्स होंगे। तो इसलिए हम लोग अपने प्रोटेक्शंस के लिए न्यूक्लियर वेपन रखते हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारी ये भी पॉलिसी है कि नो फर्स्ट यूज़ क्लॉज हम लोग लेकर चलते हैं, कि हम लोग पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब हमारे ऊपर चाइना अटैक करेगा, पाकिस्तान अटैक करेगा, तो हम लोग अपने देशवासियों को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके का वेपन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब ये जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कहने का मतलब है कि जो भी देश अपने पास इस तरीके के न्यूक्लियर वेपन रखे हैं, तो एटलीस्ट उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करे, धीरे धीरे कम करे। ठीक है, उसका प्रोडक्शन रोक दे, उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट ना करे, कहीं पे भी स्टॉक पाइल करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करके ख़त्म कर दे। क्योंकि पीस रहना है पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में। जिस भी कंट्रीज़ के पास अगर न्यूक्लियर वेपन है, तो इट मीन्स कि आज नहीं तो कल वॉर लाइक जो सिचुएशन होती है, उसमें एक दूसरे को धमकाने में, एक दूसरे को अपनी पावर दिखाते हैं न्यूक्लियर वेपन के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं रुक सकती है। तो ये चीज़ें कहा जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि क्या क्या स्टेप्स लिया गया है जिससे कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को अचीव कर सके। तो सबसे पहले यहाँ पे पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी आई थी 1963 में। तो इसमें क्या था ना कि जो न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट किया जा रहा था, जैसे हमने भी काफ़ी टेस्ट किए हैं, स्माइलिंग बुद्धा याद आ रहा है, पोखरान फर्स्ट, तो हमने भी टेस्ट किए। तो ये क्या हो गया कि इस एक ट्रीटी लाया गया जिसमें कि कहा गया कि जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो अब न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टेस्ट करने से भी काफ़ी एक्सप्लोजन होता है, उससे भी काफ़ी नुकसान होता है। सेकेंड है कि ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, NPT है ये 1970 का।
इसमें कहा गया कि जो न्यूक्लियर वेपन्स को स्प्रेड करना है वो रोकना है, कि लोग जो है स्प्रेड नहीं करेंगे, अपने पास बनाकर जो है ना दूसरे कंट्रीज़ को नहीं देंगे। एक पीसफुल यूज़ करना है न्यूक्लियर एनर्जी का, और साथ ही साथ जो है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की तरफ बढ़ेंगे। ये चीज़ें कही गई थी एनपीटी में। एंड एनपीटी आज तक का देखिए आप ओनली बाइंडिंग कमिटमेंट है मल्टीलैटरल ट्रीटी में जो कि डिसआर्मामेंट को ये कहते हैं। इट मीन्स कि जो भी एनपीटी को ज्वाइन की है कंट्रीज़, उनको ये लीगली बाइंडिंग है। इट मीन्स कि इनकी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करनी है, अपने देश में जो डिसआर्मामेंट है वो करना ही करना है। नेक्स्ट यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि पूरी तरीके से जो न्यूक्लियर टेस्ट जो किया जाता था ना उसको फिर से बैन करने के लिए ये लाया गया ट्रीटी। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें कि सारी तरीके की जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है हमारे इन्वायरमेंट में किया जाता है उसको बैन किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद है ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, तो ये भी लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है। और यहाँ पे क्या है कि न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोहिबिट करना है, और टोटल एलिमिनेशन की बात की जाती है कि पूरी तरीके से जो है यहाँ पे आपका न्यूक्लियर वेपन है उसको प्रोहिबिट करना है। यहाँ पे है कि आपका प्रोहिबिशन है कि कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, चाहे न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करना हो, टेस्ट करना हो, प्रोड्यूस करना हो, एक्वायर करना हो, प्रोसेस करना हो, स्टॉक पाइल करना हो, ये कोई भी काम नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आप लोग देखो कि ये आपका कब से फोर्स में आया है, तो 21 जनवरी 2021। तो क्वेश्चन तो इससे ज़रूर बनेंगे क्योंकि एनपीटी में क्वेश्चन आई है, सीटीबीटी में क्वेश्चन आया है, तो इस बार आप लोग रेडी रहिए ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो इन चारों के बारे में अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ट्रीटी ऑन जो ये नॉन प्रोलिफरेशंस है एनपीटी है, ये सिर्फ यहाँ पे आपकी बाइंडिंग जो कमिटमेंट है वो है यहाँ पे डिसआर्मामेंट के लिए। इट मीन्स कि जितने भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है वो अपने यहाँ जितनी भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करेंगे। बट व्हाट अबाउट ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, यहाँ पे डिसआर्मामेंट की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे है कि टोटल एलिमिनेशन करनी है। इट मीन्स कि न्यूक्लियर वेपन बनाना ही नहीं है, ना ही इसको ट्रांसपोर्ट करना, यूज़ करना, स्टॉक पाइल करना है। ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू ट्रीटी, तो इसको ध्यान रखिएगा। द नॉन प्लॉरिफरेशन रिजिम अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे नॉन प्लॉरिफरेशन है, इट मीन्स कि जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है वो ऑब्लाइग कर रहे हैं कि वो कभी एक्वायर इसको नहीं करेंगे, ना ही एक्सेप्ट करेंगे फुल स्कोप सेफगार्ड के लिए। साथ ही यहाँ पे डिसआर्मामेंट है, जैसे कि 5 कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेगी न्यूक्लियर वेपन्स जिसकी ज़रूरत है, यूएस, चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूके है जो कि नेगोशिएट कर रहे हैं कि वो यहाँ पे जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको एलिमिनेट करेंगे और रिडक्शन करेंगे। पीसफुल यूज़ करना है न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़, देखिए और भी जगह पे होता है, और भी फील्ड में होता है, सेक्टर में होता है, तो वहाँ पे पीसफुल यूज़ करना है। इंडिया का क्या रोल है ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए ना कि हमारे देश की क्या स्टैंड है। तो हम लोग हमेशा से सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट जो बात की जाती है हम लोग हमेशा पीसफुल शांति को हमेशा प्रमोट किए, तो इसलिए आप समझ सकते हो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो भी शांति से रिलेटेड जो भी काम है वो हम लोग करते हैं। तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट भी एक पीसफुल अप्रोच है, तो उसको हम लोग सपोर्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग किसी को साइन नहीं किए। जैसे आप देख सकते हो कि इंडिया का क्या रोल है, यूनिवर्सल, कंप्लीट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी जो डिसआर्मामेंट है। तो डिसआर्मामेंट कमेटी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग जो है डिसआर्मामेंट और नॉन प्रोलिफरेशन को एडवोकेट तो करते हैं बट इससे डीलिंक है। इंडिया और एनपीटी का क्या यहाँ पे रिलेशन है, तो अभी तक हम लोग इसको साइन नहीं किए हैं। एनपीटी जिसमें ये कहा गया है कि डिसआर्मामेंट करना है, तो यहाँ पे हम लोग का ये स्टैंड रहता है कि हमें ये लगता है कि नहीं, ये जो ट्रीटी है ना ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है। इट मीन्स कि बहुत सारे कंट्रीज़ के पास अभी भी आप देखो यूएस, चाइना, रशिया है जिसके पास बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन्स है, बट वो लोग डिसआर्मामेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये ट्रीटी उनके ऊपर कोई भी तरीके का पाबंदी नहीं लगाता है, और आप देखो ये ओनली बाइंडिंग ट्रीटी है, फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हमें नहीं लगता कि ये ट्रीटी कुछ काम कर रहा है, तो हम लोग इसको साइन नहीं करते। कॉम्प्रिहेंसिव डिसआर्मामेंट में अगर हम लोग देखें तो ये प्रपोज किया गया कि कंप्लीट और यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट करना है। इंडिया और सीटीबीटी हम लोग का क्या रिलेशन है इस ट्रीटी के साथ, तो हम लोग इसको भी साइन नहीं किए। हम लोग को लगता है ये भी सही नहीं है, जब तक जो है चाइना, यूएस और रशिया अपने यहाँ डिसआर्मामेंट नहीं करेंगे तब तक इस तरीके की ट्रीटी का कोई मतलब नहीं बनता है। उसके बाद अगर हम लोग TPNW के बारे में देखें तो नॉट अ कम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रूमेंट, सो हम लोग इसको अपोज करते हैं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है उसकी लैकिंग देखने को मिलती है, तो इसलिए ये इंटरनेशनल लेवल पे ट्रीटी तो बन जाते हैं बट इसमें दम नहीं दिखता, तो इसलिए हम लोग इसको भी अपोज किए, साइन नहीं किए। कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट है, तो सिंगल मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन फोरम है हमारे तरफ से, तो इसके बारे में समझिए कि कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट है क्या। एक्चुअली इसको 1979 में बनाया गया था, और ये सिंगल मल्टीलैटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन फोरम है इंटरनेशनल कम्युनिटी का। और ये एग्रीमेंट के बाद जो है यहाँ पे आप देखो कि सही तरीके से ये काम कर रहे हैं डिसआर्मामेंट की तरफ से।
मीन्स यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स जो भी कंट्री में है उसको ख़त्म करने के लिए ये काम कर रहे हैं। जब से ये कंक्लूजन निकला है, जो CTBT का आपका नेगोशिएशन हुआ है, तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट है ये अभी तक डेडलॉक में ही है और अभी तक जो है ये अपने प्रोग्राम को सही तरीके से आगे लेकर नहीं चल पाए, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है, दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग नो फर्स्ट यूज़ चलते हैं कि हम लोग पहली बार यूज़ नहीं करेंगे, और बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ए क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट हम लोग बस यहाँ पे बिल्ड करते। इट मीन्स कि हमारे पड़ोसियों को, चाइना और पाकिस्तान को ये पता होना चाहिए कि अगर वो हमारे ऊपर बम फेंकेंगे तो हम लोग भी रेडी हैं, हम लोग यहाँ पे हाथ रख के नहीं बैठे। तो एक छोटी सी डर हम लोग क्रिएट करते हैं। न्यूक्लियर रिटेलिएशंस जो है वो फर्स्ट स्ट्राइक का वो मैसिव भी होगा और डेजिग्नेट किया गया है कि वो इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेजेस। नॉन यूज़ ऑफ जो यहाँ पे आपका न्यूक्लियर वेपन रखा गया है वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के अगेंस्ट में। इट मीन्स कि उस देश में हम लोग कभी भी न्यूक्लियर वेपन को इस्तेमाल नहीं करेंगे जिस देश में न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं। ठीक है, साथ ही कंटिन्यूड कमिटमेंट है कि जो न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड होना चाहिए, इसको हम लोग कमिटमेंट करते हैं ग्लोबल वेरीफाइबल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर आर्मामेंट को। तो ये चीज़ें हमारी स्टैंड है, इसको पता होना चाहिए। इंडिया की जो सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन है, तो इसके बारे में देख लेते ये है क्या। एट प्रेजेंट अगर हम लोग देखें तो इंडिया की जो सिविल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट है एग्रीमेंट है, ये 14 कंट्रीज़ के साथ है। जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी कंट्री है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें तो इंडिया नॉट बीइंग अ सिग्नेटरी टू NPT, इट मीन्स कि हम लोग इतने सारे देश के साथ जो है ये न्यूक्लियर एनर्जी आर्किटेक्चर जो है इसका हम लोग एग्रीमेंट साइन किए, बट फिर भी हम लोग NPT को साइन नहीं करते और जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है इसके एम्बिट से हम लोग बाहर काम करते हैं। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है। साथ ही साथ आप लोग ये देख सकते हो कि ऑपरेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट हमारे देश में कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले यूपी में है, जो कि आपको यहाँ पे नारोरा एटॉमिक पावर प्लांट देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे राजस्थान में बात करें तो राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट है। देन महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा तारापुर एटॉमिक है। गुजरात में यहाँ पे काकरा पार एटॉमिक है। और फिर कर्नाटक में यहाँ पे कायगा जनरेटिंग स्टेशन है। तमिलनाडु में यहाँ पे मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है। फिर उसके बाद तमिलनाडु में एक और है कुंडनकुलम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है हमारे यहाँ, ये भी ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें ये NSG ग्रुप के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। एक्चुअली इसको 1974 में लाया गया है और सक्सेसफुल जो न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे थे इंडिया के द्वारा, जैसे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा है, पोखरान 1 है, तो इसके बाद ये लाया गया। ये ग्रुप ऑफ न्यूक्लियर सप्लायर कंट्रीज़ है जो कि यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नॉन प्लोरिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। और कैसे, तो यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जैसे कि गाइडलाइंस है जो कि न्यूक्लियर एक्सपोर्ट और न्यूक्लियर रिलेटेड एक्सपोर्ट को लेकर। इंडिया इसका भी मेंबर नहीं है, तो ये भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे यहाँ आप देखो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जिनके द्वारा मीटिंग की गई है वॉइस चीफ के साथ, जो कि 3 सर्विसेज के हैं, और इसी को देखते हुए एक इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनाने की बात की जा रही है। तो अगर हम लोग आज के डेट में हमारी मिलिट्री कमांड का क्या सिस्टम है वो देखें, तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तो 3 सर्विसेज देखने को मिल रही है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स। ठीक है, तो टोटल 17 सिंगल सर्विस कमांडर है। 7 इसमें से आपको देखने को मिलेगा आर्मी है, एयरफोर्स है और 3 नेवी है। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना कि आप देखो कि 3 यहाँ पे डिफरेंट बॉडी है और 3 बॉडी को जो रिसोर्सेज देना होता है वो तीनों को अलग अलग देना होता है। समटाइम्स ये कहा जाता है कि रिसोर्सेज की डुप्लीकेशन हो रही है या फिर वेस्टेज हो रही है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ट्राई सर्विस कमांड जो है वो अंडमान निकोबार कमांड है। उसके बाद स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड है जो कि न्यूक्लियर एसेट के लिए है। साथ ही हमारे यहाँ 4 ट्राई सर्विस एजेंसी भी है, जैसे डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, डिफेंस स्पेस एजेंसी है, साइबर एजेंसी है, आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन है। तो ये सब इस्टेब्लिश किया गया था 2019 में। अब यहाँ पे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड कहने का क्या मतलब है। अब आप देखो कि हमारा देश जो है इतना बड़ा है और इसमें 3 सर्विसेज है। उसमें भी आप देखो नॉर्थ कमांड है, वेस्ट कमांड, ईस्ट कमांड, एयर डिफेंस कमांड और मैरीटाइम थिएटर है, क्योंकि हमारा जो सदर्न पोर्शन है वो पूरी तरीके से पानी से घिरा हुआ है। लॉजिस्टिक कमांड है। तो इतने सारे कमांड है, इन सारों कमांड को मिलाकर एक हमारा जो है इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बनेगा। जो वेस्टर्न और जो ईस्टर्न थिएटर है इसको हेड किया जाएगा आर्मी जनरल के द्वारा, और जो सीनियर 3 स्टार एयर कंपोनेंट कमांडर है उनके तहत ये रहेंगे। और एयर डिफेंस जो यहाँ पे कमांड है इसको यहाँ पे 3 स्टार जो इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर है वो यहाँ पे लीड करेंगे। और मैरीटाइम थिएटर कमांड जो है ये टॉप वाइस एडमायरल जो है उनके द्वारा ये आपका लीड किया जाएगा। तो इस तरीके से समझिए। और यहाँ पे हम लोग जो है एक यूनिफाइड कमांड बना रहे हैं जिसमें कि तीनों सर्विस एक साथ काम करेंगे, वो भी सिंगल कमांडर के तहत। तो ये चीज़ें हो गई। अब ये जो आइडिया निकल कर आया इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, ये प्रपोज किया गया है कारगिल रिव्यू कमेटी के द्वारा और DB सेकेतकर कमेटी। तो ये दोनों कमेटी भी ध्यान रखना है।
अब इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड की अगर हम लोग बात करें तो क्या हम लोग पहले देश है जो कि इस तरीके का फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे से पहले आप देखो कि 32 देशों से ज़्यादा जो है पूरे वर्ल्ड में ऑलरेडी इस तरीके का थिएटर और जॉइंट कमांड रखे, जिससे कि बेटर इंटीग्रेशन हो सके उनके यहाँ जितनी भी मिलिट्री की ब्रांचेस हैं। यूएस ऐसा फर्स्ट था जो कि इस तरीके का थिएटर कमांड के साथ आया। और रशिया की बात करें तो रशिया के द्वारा भी कमेंट्स किया गया है कि वो भी इस तरीके से अपने आर्म्ड फोर्सेस को 2008 में रीस्ट्रक्चर कर चुके हैं, लेकिन अब वो जाकर यहाँ पे 4 थिएटर कमांड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये जो करंट थिएटराइजेशन है मॉडल है, ये अगर हम लोग देखें तो एटलीस्ट 6 न्यू इंटीग्रेटेड कमांड हमें बनाना होगा, तो इसलिए ध्यान रखना। और हमारे जो इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है, उनको यहाँ पे मैंडेट किया गया है कि वो यहाँ पे इसको देखेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन और मैप है यहाँ पे कि कौन कौन सी यहाँ पे जगह थी, जो कि काफ़ी न्यूज़ है। चलिए देख लेते हैं इसे एक एक करके। और हाँ, एक चीज़ है कि देखिए, जब वॉर लाइक सिचुएशन अराइज होती है ना, तो क्या होता है कि हमें इंडियन नेवी को अलग से रिपोर्टिंग करनी होती है, उनको अलग से सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, एयरफोर्स को अलग से प्रोवाइड करनी होती है, उनको रेडी करना होता है, फिर उनको बताना होता है कि आप इस लोकेशन पे जाओ। उसके बाद वैसे ही आर्मी वाले लोग के लिए भी यही चीज़ें होती है कि उनको अलग से कोई बताता है, उनको तैयार करता है, उनको इन्फॉर्मेशन देती है। अब एक कॉमन यहाँ पर अगर कोई कमांड है, वो इन तीनों को क्या करेंगे कि अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन हुई, कोई इमरजेंसी अराइज हुई है हमारे देश में, तो इन तीनों को एक कॉमन सोर्स के थ्रू जो है उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो कम्युनिकेशन आसान होगा। जो भी रिसोर्सेज डिप्लॉय करनी है तो वो एक ही बार में तीनों को मिल जाएगा, कोई डुप्लीकेशन, कोई यहाँ पे वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगी। यहाँ पे बेटर आप देखो कि कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन हो पाएगा इन तीनों के बीच में। और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन समटाइम्स देखने को मिलता है, जिसके कारण हमारी जो एक्शन है उसमें डिले हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएगी। फाइन, अब देख लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशन मैप में। तो सबसे पहले हम लोग चाइना के बारे में देखें कि इसकी क्या हालचाल है और ये क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले तिएनमेन यहाँ पे स्क्वायर है, जिसको जून 4 इंसिडेंट भी कहा गया। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कल्मिनेशन, यानी कि सीरीज़ ऑफ प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन जो कि बीजिंग में देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि तिएनमेन स्क्वायर और जून 4 इंसिडेंट्स, ये सब आपका जो है एक सीरीज़ ऑफ प्रोटेस्ट है जो कि आपका चाइना के बीजिंग में चल रहा है। फिर आते हैं हम लोग अपने बैरन आइलैंड, जो कि आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा यहाँ पे कहा गया कि 4 जो म्यांमारी पोचर्स है वो यहाँ पे फ़िशिंग कर रहे थे गलत तरीके से, और बैरन आइलैंड जो है उसके इंडियन ऑफ बैरन आइलैंड में। तो ये भी ध्यान रखना कि गलत तरीके से जो है यहाँ पे फ़िशिंग कर रहे थे, इसलिए ये न्यूज़ में। जम्मू एंड कश्मीर में रातले HEP जो कि एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है, जो कहाँ होगा तो चेनाब रिवर के ऊपर होगा, लेकिन इसको जो है यहाँ पे पाकिस्तान के द्वारा अपोज किया जा रहा है। किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान में क्या हुआ तो सीज़ फायर आपको देखने को मिला, जो कि बॉर्डर है जो यहाँ पे किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के बीच में। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्लैश हुआ, तो कोई बात नहीं, ये लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, बॉर्डर की लड़ाई कहाँ नहीं होती है, हम लोग भी लड़ रहे हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सब कोई लड़ रहा है। अफ़गानिस्तान के द्वारा देखिए जो डहला डैम है उसको भी कैप्चर कर लिया गया, और ये प्राइमरी सोर्स था, यानी कि खंडहर प्रोविंस में जितनी भी इरिगेशन होती थी वो डहला डैम से होती थी, बट ये भी अब तालिबान के तहत आ चुका है। बेलारूस में क्या हुआ है तो बेलारूस में यहाँ पे यूके जो है वो यूएस को ज्वाइन किया, अदर कंट्रीज़ को ज्वाइन किए, जिससे कि फ्रेश सैंक्शन बेलारूस के ऊपर इम्पोज किया जाएगा। ब्लैक सी, यस, तो आपको ये बतानी है कमेंट बॉक्स में कि ब्लैक सी को सराउंड करने वाले नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ के नेम, क्योंकि आपको पता है हर साल ये क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं, तो ब्लैक सी से भी पूछा जा सकता है, ऑलरेडी पूछा गया है बट कुछ और भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो रशिया के द्वारा यहाँ पे वार्निंग शॉट्स दिया गया है ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर इन ब्लैक सी। अल्बेनिया में क्या हुआ है कि नाटो रिसेंटली लॉन्च किए कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होनी चाहिए अल्बेनिया में, जिसको कि डिफेंडर यूरोप 21 कहा गया है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। इजराइल की अगर हम लोग बात करें तो स्टैम्पेड देखने को मिला है रिलीजियस फेस्टिवल में। और उसके बाद डोमिनिका की बात करें तो ये है डोमिनिका, ठीक है। A court in Dominica has restrained authorities from deporting fugitive Indian businessman Mehul Choksi। तो मेहुल चॉक्सी की यहाँ पे केस चल रही है, तो इसको ध्यान रखना है। और फिर आता है माली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलेगा एक कूप। यहाँ पे आप देखो कि ये सफ़र्ड हो रहे हैं कूप से, जब ट्रांजिशनल देखने को मिला, प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर है उनको मिलिट्री के द्वारा मिलिट्री कूप कर लिया गया है, जैसे कि आपको म्यांमार में देखने को मिला है, वैसे ही माली की हालत है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर है माली के, उनको अरेस्ट कर लिया गया है मिलिट्री के द्वारा। बुर्किना फासो की अगर हम लोग बात करें, दिस इज़ अगेन फ्रॉम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, जो प्रोपोर्शन है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल का, वो इस कंट्री में देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है।
देन यूथोपिया की बात करते हैं तो यूथोपिया में सबसे बड़ी एक डैम बनी है, उसका नाम आपको बताना है। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि एट्रोसिटीज़ जो है टिग्री रीजन से ये काफ़ी बढ़ चुका है और यूएसए के द्वारा यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन भी इम्पोज़ किया गया है, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी जो असिस्टेंस दिया जा रहा है इथोपिया को। उसके बाद नामीबिया की बात करें तो अगेन ये हमारा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, तो रिसेंटली जर्मनी के द्वारा अपोलोजाइज़ किया गया है जो यहाँ पे हिरोरा और जो नामा ट्राइब्स के आप देखो कि स्लॉटर का जो रोल था, ये ट्राइब्स जो पीपल है नामीबिया में, तो इसके लिए जर्मनी के द्वारा माफ़ी मांगी गई है। आते हैं ईरान में, तो ईरान में क्या हुआ है कि इंडिया के द्वारा जो ONGC विदेश लिमिटेड ये था, इसको लॉस कर दिया गया है क्योंकि फरजाद बी गैस फील्ड ऑफशोर यहाँ पे डिस्कवर किया गया था पर्शियन गल्फ में, तो हम लोग के हाथ से ये जा चुका है। एक्सरसाइज काफ़ी न्यूज़ में था तो इसको देख लेते हैं। इंडो थाई कॉर्पेट और इन एनव फॉर इंडिया एंड EU नेवल फोर्सेस है गल्फ ऑफ एडन ऑपरेशन में, और सागर अराक्षल है इंडिया और श्रीलंका में। ओके, कॉर्पेट इंडिया और थाईलैंड के बीच में, और ये सागर अराक्षल इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और गल्फ ऑफ एडन में ये एक ऑपरेशन हुआ है जो कि ये इसका नाम आप लोग देख सकते हो। ठीक है, साउथ चाइना सी में क्या हुआ है कि चाइना के जो एयरक्राफ्ट कैरियर टास्क ग्रुप्स रिसेंटली कंडक्टेड एन एक्सरसाइज इन साउथ चाइना सी, तो साउथ चाइना सी में इस तरीके का यहाँ पे आपका कंडक्ट किया गया है, तो इसके बारे में यहाँ पे बातें की जा रही है। ठीक है, तो मेनली जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको हमने देख लिया। थोड़ा बहुत आइडिया रखिएगा क्योंकि कौन कौन सी कंट्रीज़ किस किस रीज़न के कारण न्यूज़ में है, इनडायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बन जाता है, तो थोड़ा बहुत अगर आपको एग्ज़ाम टाइम में याद आ जाता है ना तो इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो यहाँ पे हमारी इंटरनेशनल रिलेशन कंप्लीट हो गई, इकॉनमी तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो देख लेते हैं, और जो भी टॉपिक यहाँ पे बची हुई है उसको मैं जल्दी से आपको प्रोवाइड करने का कोशिश करती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ कल। थैंक यू।